ये लेकिन ये फोटो तो पीछे से ली हुई है, उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हम और देखते हैं। संध्या, तुम परेशान मत हो, हम लोग कहीं ना कहीं से नीरज की तस्वीर जरूर ढूंढ लेंगे। हेलो संध्या बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ गायत्री जी बोलिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और यहाँ कब आ रही हो? मैं कल ही आती हूँ गायत्री जी आपसे मिलने। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? गायत्री जी, वो नीरज का कुछ पता चला? उसकी कोई खबर? नहीं, मेरे सारे लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम बस यहाँ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जी, मैं कल ही आकर आपसे मिलती हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। बाय। पानी नहीं लाया? आगे से याद रखना, जब भी मेरे लिए कॉफी लाओगे साथ में पानी भी जरूर ले आना। संध्या, क्यों ना कुछ दिन तुम मेरे साथ रत्नागिरी चल के रहो, तुम्हारे लिए भी माहौल बदल जाएगा। और वैसे भी गायत्री देवी तो ढूंढ ही रही है ना नीरज को। शायद ही गायत्री देवी ढूंढ तो रही है, लेकिन अकेली ढूंढ रही है ना। मैं भी उनके साथ नीरज को ढूंढूंगी। और वैसे भी मुझे जैसे ही नीरज मिलेगा सबसे पहले मैं आप ही के घर तो लाऊंगी उसे, क्योंकि वहीं आपके घर के बाहर ही तो उसने मुझे पहली बार देखा था। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन शायद ही इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। अब नीरज को ढूंढना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। और नीरज को आखिरी बार किसी ने पुणे में ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए मुझे पुणे जाना ही होगा। जिद्दी तो तुम पहले से ही हो, चाहे मैं कुछ भी कह लूं मानोगी तो हो नहीं। पर हाँ, मैं तुम्हारे और नीरज के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन हाँ, हम लोग को भूल मत जाना, वहां जाकर रेगुलरली टच में रहना, ठीक है ना? फोन तो मैं जरूर करती रहूंगी शायद। और वैसे भी मुंबई मेरा आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि जागीरदार परिवार के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो मुंबई कोर्ट में शिफ्ट कर दिए गए हैं। वकील साहब कह रहे थे कि उन सबको यहीं मुंबई के जेल में शिफ्ट किया गया है, इसलिए केस के सिलसिले में मुंबई तो मैं आती जाती रहूं। और वैसे भी बाबा का इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक पूरे जागीरदार परिवार को मैं कोर्ट से कड़ी सजा न दिलवा दूं, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली।
प्रभावती जी, ये केस पूरी तरह आप लोगों के खिलाफ है। आप लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीके साहब ने खुद आपके अगेंस्ट गवाही दी है। फिर भी एक रास्ता है। जल्दी बताइए, क्या रास्ता है? डीके साहब की तरह आप भी अपना जुर्म कबूल कर लें। हो सकता है आपकी सजा में थोड़ी कमी आ जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डीके ने जो गवाही दी है वो संध्या के दबाव में आके दी है। अगर डीके हमारे खिलाफ है तो 100 झूठे विटनेसेस खड़े करो ना हमारे लिए, कुछ भी करो, लेकिन हमें यहां से निकालो। देखिए वकील साहब, आप खर्चे की फिक्र मत कीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बट प्लीज हमें यहां से निकालिए। खर्च? जी, उसकी परवाह होती तो मैं अपने पैसे खर्च करके यहां कभी नहीं आता। दरअसल मैं यहां आया हूं आप लोगों को सही राय देने के लिए। इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं, अब आप लोगों को जेल में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मगर क्या है कि आप भी तो मेरी मजबूरी समझिए। अब ये केस मुंबई शिफ्ट हो गया है और बार बार यहां आना भी पॉसिबल नहीं होगा। बाकी खर्चा तो बहुत दूर की बात है। इस केस से आपको कोई नहीं बचा सकता, बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी नहीं। आपकी बातें सुनकर एक पुरानी कहावत याद आ गई। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहा ही अपनी जान बचाकर भागता है। ये जो मिनिस्टर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए दान में दिए इन्हें वहीनी साहब ने, इनकी पार्टियों के लिए, और ये हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते। और आपका क्या? हाँ? हमारी चौखट पर दुम हिलाते थे आप। ये मत भूलिए कि आपका परिवार हमारे ही टुकड़ों पर पल रहा है। मैंने आज तक जितने पैसे आप लोगों से कमाए हैं, उसके बदले में आपके सारे काले कारनामों पर पर्दा भी तो डाला है। इसलिए मुझे ज्यादा सुनाइए मत। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, मैं संध्या के बाबा के लिए आप लोगों के खिलाफ केस लड़ रहा हूं। बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें, वरना मजबूरी में मुझे आपके परिवार के सारे राज कोर्ट के सामने खोलने होंगे। नमस्ते। देखा आपने वहीनी सर, कैसे गिरगिट की तरह इसने अपना रंग बदला है। अरे हाथ से पैसे क्या गए, सबने अपना मुंह ही फेर लिया है हमसे। कुत्ते भी शेर बन गए हैं और दुम हिला रहे हैं उस संध्या के सामने। जब अपने ही अपने नहीं रहे सरला, तो इन जैसों से क्या शिकायत करना। अगर डीके ने गवाही नहीं दी होती, हमें दिन देखना नहीं पड़ता। और अगर अब कोर्ट में हमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, तो ये वकील युवराज का राज सबके सामने बाहर ले आएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बैठो संध्या। मालिक अंकल, गायत्री जी कहीं नजर नहीं आ रही। वो क्या है बेटा, गायत्री मैडम को एक फोन आया था, शायद नीरज के बारे में ही था, उसी का पता लगाने गई है वो। शाम तक वापस आ जाएगी। थैंक संध्या, ये हमारा नया नौकर है। वो जो पहले बाई थी ना, उसके पति रेलवे में काम करते हैं। उनकी भोपाल ट्रांसफर हो गई तो वो भी उनके साथ चली गई। उन्हीं के रिश्ते में है ये, उन्हीं ने रखवाया है। गूंगे, ये बोल नहीं पाता ना, इसके लिए इसके सभी दोस्त इसे गूंगा करके ही बुलाते हैं।
होंगे मैडम का सामान ऊपर के कमरे में जाकर रख दे। क्या सोच रही हो संध्या? हाँ नहीं मानिक अंकल, वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन अरे वो इधर ही तो रहता है, कैसे देखोगी तुम इसे? हाँ शायद हो सकता है इसके शक्ल जैसे किसी और को देखा होगा। हाँ शायद आप ही ठीक कह रहे हैं। खैर मानिक अंकल, वो मैं थोड़ा फ्रेश होना चाह रही थी, तो मेरा कमरा। चलो मैं दिखा दूं, आओ। देख लिया ना इस लड़की को? यही वो लड़की है संध्या जिसको खत्म करना है। लेकिन हाँ, इसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए, इसलिए सोच समझ के और होशियारी से। तो आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। जागीरदार परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया तुमने। मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है माँ। मेरा मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन सबको उनके किए की सजा मैं अदालत से न दिलवा दूं। वो भी ऐसी सजा कि उस जागीरदार परिवार की 7 पुश्तें तक याद करेंगी। चिंता मत करो संध्या, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्हें सजा मिलेगी और हमें सुकून। इस तरह हमारे दिल से बोझ थोड़ा उतर जाएगा। लेकिन तब भी मेरे दिल पर एक बोझ रह जाएगा माँ, नीरज को ना ढूंढ पाने का बोझ। जिस इंसान की वजह से आज जिंदा हूँ वो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। संध्या, नीरज को भी अब तक हम ढूंढ ही लेते, पर क्या करें? ना उसकी कोई तस्वीर है हमारे पास और ना ही कोई और डिटेल। किसी तरह भी पता चल जाता कि वो कैसा दिखता है, उसकी कद काठी कैसी है, उसका रंग वगैरह। संध्या, कुछ भी तो नहीं मालूम है हमें। माँ, उसकी कद काठी लगभग मैं बता सकती हूँ, क्योंकि जब मैं देख नहीं सकती थी तो वो अक्सर मेरी मदद किया करता था। अब रुकिए, मैं आपको याद करके बताती हूँ। हाँ, वो नीरज का कद करीब इतना रहा होगा। इतना?
यानी कि 5 फुट 9 इंच? हाँ, मेरा मतलब है मैंने खुद तो कभी उसे देखा नहीं, लेकिन जैसा मैं महसूस करती थी उसके हिसाब से शायद इतना ही। और उसके हाथ बहुत रफ थे, जैसे जैसे मेहनत करने वालों के हाथ होते हैं। और उसके बाल लंबे थे, उसकी गर्दन तक आते थे। अपने हाथों से बाल पीछे करने की आदत थी उसे। जैसे ही वो लड़की अपने इस कमरे में आकर लाइट स्विच ऑन करेगी, ये 440 वोल्ट का करंट उसकी रगों में दौड़ जाएगा और वो यहीं दम तोड़ देगी। सबको लगेगा कि एक हादसा था। तुम फिक्र मत करो संध्या, नीरज हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी जो तुमने उसके बारे में बताया, उसके बाद उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उस गांव चली जाओ और उन लोगों से मिलो जिन्होंने नीरज की जान बचाई थी। हो सकता है कि वो लोग बता पाए कि एक्सीडेंट के बाद नीरज दिखता कैसा था। हाँ, तो मैं जरूर जाऊंगी। नीरज को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। संध्या, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं माँ, मैं जाकर हाथ मुंह धो लेती हूँ। शाम का वक्त हो गया है, भगवान के आगे दिया भी तो जलाना है। ठीक है, अपने कमरे में जाओ।